अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। मियाँ बीवी बड़े खुशगवार मूड में थे। शैला ने आज शौक लिबास पहना हुआ था, कलाइयों में सतरंगी चूड़ियाँ। आसिफ भी होले होले गुनगुना रहा था। वो दोनों जानते नहीं थे कि कुछ ही देर बाद कितना बड़ा हादसा रूनुमा होने वाला है। आसिफ कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम चला गया। शैला ने बिस्तर से शिकनें दुरुस्त की, दोनों तकिए अच्छी तरह जमाए। अचानक शैला की निगाह आसिफ के मोबाइल फ़ोन पर जाकर पड़ी। वो मोबाइल फ़ोन की तरफ से गफलत नहीं बरतता था, लेकिन ये शायद थोड़ी देर पहले उसकी पैंट की जेब से फिसलकर तकिए के पास गिर गया था। शैला ने यूं ही स्क्रीन की तरफ देखा। वहाँ अभी अभी टेक्स्ट मैसेज की नोटिफिकेशन आई थी। फ़ोन नंबर पढ़कर शैला का दिमाग जैसे उबल कर रह गया। पूरे बदन में चिंगारियाँ सी छूट गईं। ये उसी खुराफा नाज़नीन का नंबर था जो पिछले कई माह से आसिफ के पीछे पड़ी हुई थी। बेशर्म शादीशुदा थी, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। 4-5 माह पहले इस सिलसिले में आसिफ और शैला के दरमियान ज़ोरदार झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद काफ़ी अरसा सुकून से गुजर गया था। मगर आज फिर शैला को उसका मैसेज स्क्रीन पर नज़र आ ही गया था। उसने लरजते हाथों से मैसेज खोला। लिखा हुआ था, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, शुक्र है तुमने याद तो किया जाने मन। शैला का सारा खून जैसे दिमाग को चढ़ गया। आसिफ गुनगुनाता हुआ शलवार कमीज पहनकर बाहर निकला तो शैला के मूड को देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ बेगम? वो तो किसी भूखी बिल्ली की तरह उस पर जा पड़ी। 3 मरले के इस छोटे से घर के दरमियाने साइज के कमरे में कोहराम सा मच गया। वो उसे गिरे बांध से पकड़कर झंझोड़ते हुए चिल्लाई, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो? 1 साल में ही अगर तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे तो दफ़ा कर दो मुझे, तलाक दे दो और उस कमीनी के सारे अरमान पूरे कर दो। उसने अपने शोहर आसिफ का मुंह नोचना चाहा तो उसने उसकी कलाइयाँ थाम ली और घुमाकर दीवार से दे मारा। तुम्हें होश ठिकाने नहीं है? जो मुंह में आ रहा है बक रही हो। शैला ने मोबाइल फ़ोन खींचकर उसके सीने पर दे मारा। देखो इसमें अपने करतूत। वो गरजी। आसिफ खुजालत से सर पर हाथ फेर कर रह गया। पहले तो मैंने सब कुछ खामोशी से सह लिया था आसिफ, पर अब देखना मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे माँ बाप के घर जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी, जिनकी ज़ुबानें तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकती। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। आसिफ भी गैज़ो गज़ब में आ गया और तैश के आलम में शैला की तरफ लपका। शैला फ़ौरन बेड के ऊपर चढ़ गई। तुमने जो मेरी ज़िंदगी के साथ तमाशा किया है ना आसिफ, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। एक दिन तुम खुद को बिल्कुल बेबस और निहत्था पाओगे, देख लेना तुम। आसिफ भी उसके रूबरू बेड पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा और इसी दौरान शैला की किसी बात पर आपे से बाहर होकर उसने उसे 2 जन्नाटेदार थप्पड़ मारे और नीचे धक्का दे दिया। शैला अपने पूरे वजन से सर के बल नीचे गिरी और यकदम साकित हो गई। आसिफ उसकी तरफ लपका और बाजू का सहारा देकर उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन अजीब बेढंगे से अंदाज में एक तरफ लटक गई। वो अपने वजन पर सर के बल ऐसे जाविये से गिरी थी जिससे उसकी गर्दन की हड्डी शायद टूट गई थी। शैला उठो, होश करो। वो यकदम हवास बाख्ता हो गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों बाद ही उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके हाथ में एक बेजान मौजूद है। शैला की सतरंगी चूड़ियों की किरचियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। पलटी हुई आंखें और हिब्बतनाक अंदाज में एक तरफ को ढलकी हुई गर्दन उसकी कहानी के आनन फानन ख़त्म हो जाने का पैगाम दे रही थी। आसिफ ने एक नज़र दोबारा फर्श पर पड़े अपने बीवी के बेजान वजूद पर डाली और वहीं बैठकर अपने हवास बहाल करने लगा। इसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर था। सबसे पहली सोच उसने इसके दिमाग का दरवाज़ा खटखटाया वो ये थी कि शैला का छोटा भाई रिजवान, जो इन दिनों उनके यहाँ एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए क़याम पजीर था, वो एकेडमी से यकीनन थोड़ी ही देर में घर पहुँचने वाला था। चनाचे उसके आने से पहले उसे हर सूरत इस मौका से अपनी अदम मौजूदगी साबित करनी थी और सारी सूरत हाल को कोई और रंग देना था। उसने गिरदोपेश में नज़र दौड़ाई और चंद लम्हों में एक पूरा मंसूबा अपनी जुज़ियात समेत उसके जहन में उतर गया। सबसे पहले वो कुर्सी खींच कर लाया, उसे पंखे के नीचे रखा। शैला का तिल्ले की किनारी लगा नारंगी दुपट्टा वहीं फर्श पर पड़ा था। उसी दुपट्टे को उसने शैला की टूटी हुई गर्दन के गिर्द बल दिए और फिर हिम्मत जमा करके किसी न किसी तरह उसके बेजान वजूद को पंखे के साथ लटका दिया। सर्द मौसम के बावजूद उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था।
अब दूसरा मरहला कमरे को अंदर से बंद करके किसी न किसी तरह बाहर निकलने का था, जो अब उसके लिए परेशान कुन बात साबित हो रही थी। कमरे से निकलने का वाहिद जरिया एक रोशनदान था और उसमें फिक्स शीशा लगा हुआ था, और ये रोशनदान काफ़ी छोटा भी था। आसिफ जैसा तनोमंद इसमें किसी सूरत नहीं गुजर सकता था। अचानक एक ख्याल उसके जहन में कूदा। बेडरूम के दरवाजे के नीचे वाला स्लाइडिंग बोर्ड जो फर्श के सुराख में जाता था, कुछ अरसे से लूज था। पैर के अंगूठे से हल्की सी जुम्बिश देने पर ही ढलक कर सुराख में चला जाता था। अगर बाहर निकलकर दरवाजे को इस तरह से हिलाया जाए कि अंदर वाला बोर्ड गिर जाए तो सारा मामला हल हो जाता। कुछ सोच विचार और तैयारी के बाद आसिफ ने अमल दरामद किया और वह कामयाब भी हो गया। वो वहाँ से हाँफता कांपता निकला और सीधा एक नज़दीकी चाय के होटल पहुँच गया। सब चीज़ें उसकी तवक्कुआत के मुताबिक हो रही थीं। अभी उसने चाय के पहले 2 घूंट ही लिए थे कि उसके साले रिजवान की कॉल आ गई। खौफ और इज़्तिराब से उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। वो बमुश्किल इतना ही कह पाया कि आपी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है और खोल नहीं रही। आसिफ जिस परेशानी और इंतशार में थोड़ा बहुत शोर मचाता हुआ वहाँ से भागा था, तो कुछ मोहल्लेदार और वाकिफकार लोग भी उसके साथ हो लिए। वो घर पहुंचा तो पड़ोस की कुछ औरतें भी हक्का बक्का खड़ी थीं। बंद दरवाजे को पीटा जा रहा था। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी थीं। आसिफ ने भी खुद को वहशतज़दा जाहिर किया और दरवाजे पर 2 हथौड़ बरसाने लगा। इसी दौरान एक मोहल्लेदार ने बांस की सीढ़ी लगाई और रोशनदान का शीशा सफाई से तोड़ा और एक छोटे लड़के को रोशनदान के जरिए कमरे में दाखिल कर दिया। दहशतज़दा लड़के ने चंद सेकंड में ही अंदर से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कमरे में शैला की लाश पंखे से झूल रही थी। नहीं शैला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या किया तुमने? क्यों किया शैला? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आसिफ की धाड़ें उस छोटे से घर के दरो दीवार को लरजाने लगीं। मोहल्ले के बड़े बड़े आगे बढ़कर उसे संभालने लगे। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई। जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया गया। आसिफ और रिजवान के बयान भी दर्ज हुए। रिजवान ने अपने बयान में कहा, सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे छोटे झगड़े तो हर घर में चलते हैं। मजमूई तौर पर तो आसिफ भाई एक बहुत अच्छे शोहर साबित हुए थे। आपी भी बाशऊर और 5 वक्त की नमाजी थी। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने ये इंतहाई कदम उठा लिया। रिजवान इतना ही कह पाया और उसकी हिचकी बन गई। दूसरी तरफ आसिफ भी अपनी बनावटी खस्ता हालत के पेश नज़र कम ही बोला। ऑफिसर साहब, रिजवान आपको सब कुछ बता चुका है। मेरा सीना तो दर्द से फटा जा रहा है। सांसें लेना मुश्किल हो रहा है। अपनी ज़िंदगी का अपने दुख सुख का साथी खो दिया है। फिर भी जो आप पूछेंगे बताऊंगा। पता नहीं किस बात पर दिल बर्दाश्ता होकर मेरी बीवी मुझे तन्हा छोड़ गई। उसने एक मर्तबा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आसिफ फूट फूट कर रोने लगा। शैला की मौत का राज जैसे उसके साथ ही दफन होने जा रहा था। अहले मोहल्ला के सामने कमरे के रोशनदान का शीशा तोड़ा गया था। कमरे के अंदर से जो ज़मीनी शहादतें मिली थी वो भी यही साबित करती थी कि शैला ने खुद अपने गले में दुपट्टा डालकर खुदकुशी की है। पंखे से बांधना और फिर लकड़ी की कुर्सी को ठोकर मारकर दूर फेंक देना। कानूनी कार्रवाई चंद हफ्ते जारी रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी। केस के सिलसिले में आसिफ को 2-4 मरतबा कचहरी जाना पड़ा और इसके बाद ज़िंदगी की शाहराह उसे पहले से कहीं ज़्यादा सहल दिखने लगी। सब कुछ बेखबरी की गहरी तारीकियों में छुप गया। शहला के लवाहकीन भी रो धोकर चुप हो गए। वो खूबरू और नेकखू लड़की जिसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, अब कहानी बनकर रह गई थी। जिसने एक रोज़ शोहर के मोबाइल फ़ोन में झांकने की कोशिश की थी। कोई 8 माह बाद की बात है। नाज़नीन और आसिफ बात कर रहे थे। नाज़नीन, यार अब जल्दी इस बंदे से छुटकारा हासिल करो। मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। शहर के एक तिजारती इलाके के मशहूर रेस्टोरेंट में आसिफ और नाज़नीन आमने सामने बैठे एक दूसरे को चाहत भरी निगाहों से देख रहे थे। उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी का बाब कब बंद हुआ और कैसे बंद हुआ, आसिफ तो जैसे वो सब कुछ कब का भुला चुका था। शैला का नाम अब उसकी याद के सफ़े पर से हरफ़े गलत की तरह मिट चुका था। नाज़नीन ने अपने बालों को पेशानी से पीछे हटाया और आसिफ की बात के जवाब में बोली, ये सब इतना आसान तो नहीं है ना स्वीटहार्ट। तुम तो जानते हो कि किस किस्म का इंसान है वो। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि अगर हमारे ताल्लुक़ की हल्की सी भनक भी मेरे शोहर को पड़ गई तो शायद मुझे वो जान से ही मार देगा। मुझे ये खौफ भी रहता है कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुँचे। नाज़नीन का शोहर बदमाश टाइप बंदा था। MPA की पुश्तपनाही उसे हासिल थी और पैसों के इवज़ अपने इलाके के लोगों का जायज़ और नाजायज़ काम निकलवा लेता था। आसिफ इसी बिना पर उससे टक्कर लेने से घबराता भी था।
لیکن دوسری طرف وہ نازنین کو ہر صورت اپنی زندگی کی اس مسند پر بٹھانا چاہتا تھا جو شہلا کے بعد اب خالی تھی۔ تم فکر نہ کرو ڈیئر، مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، اور جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اپنی نئی زندگی کے پہلے آزادانہ تفریحی سفر پر نکلیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا، یعنی ہمارا ہنی مون، ناران کا گان، جہاں جہاں تم کہو گی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ مستقبل کے خوش آئند خیالات سے دونوں کی نگاہیں مخمور ہو گئیں۔ نازنین نے اپنے آبشاروں جیسے سیاہ ریشمی بالوں کو کیچر کی بندش سے آزاد کر کے ایک ادائے بے نیازی سے آصف کی طرف دیکھا، اور آصف کو لگا کہ 2 مہینے کی سیونگ سے کرائے گئے اس پرتکلف ڈنر کے پیسے پورے ہو گئے، مگر اس وقت انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان سے چند قدم کی دوری پر نازنین کے شوہر ملک باقر کا ایک قریبی دوست بیٹھا انہیں عقابی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ آصف گنگناتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ٹی وی آن کر کے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، لیکن اپنا دل و دماغ تو جیسے وہ نازنین کے روبرو بیٹھے ریسٹورنٹ کی اسی ٹیبل پر ہی چھوڑ آیا ہو۔ اب ہر ملاقات پر اسے ایسا ہی لگتا تھا۔ نازنین کا جادو تو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اب وہ جلد سے جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے پیش نظر اس نے کمرے میں کافی تبدیلیاں کر ڈالی تھیں۔ آصف نے چینل چینج کرنے کے لیے ریموٹ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اسے ڈور بیل سنائی دی۔ وہ بڑبڑاتا بادل نخواستہ اٹھا، پاؤں میں چپل کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ کون ہے بھائی؟ تیرا باپ، دروازہ کھول۔ آصف اس آواز کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن بولنے والے کے انداز سے اسے اشارہ مل گیا تھا۔ اس نے دروازے کے ہول سے باہر جھانکا تو اس کا اندیشہ حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ باہر نازنین کا شوہر ملک باقر ہی تھا۔ اس کی عمر 40 کے درمیان ہوگی۔ بڑی مونچھوں والے چہرے پر ایک صفاکی سی پھیلی ہوئی تھی۔ آصف کے ماتھے پر تو پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ ابھی وہ اسی شیشو پنج میں تھا جب گیٹ کے ساتھ دیوار پر 2 ہاتھ نمودار ہوئے۔ باقر دیوار پھیلانگ کر اندر آنے لگا تھا، اور اس وقت آصف کے ہاتھوں کے تو طوطے چھوٹ گئے جب اسے ملک باقر کے ایک ہاتھ میں بلیک موزر صاف دکھائی دیا۔ آصف اندھا دھند اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس کا پسٹل الماری میں پڑا تھا۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ملک باقر کا نشانہ بننے سے پہلے وہ خود اس کا بھیجا اڑا دے گا۔ اپنی رفتار میں اس نے کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کو لڑکھڑایا۔ یہ کیا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آیا، اور پھر ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی، اس نے جیسے اس کی رگوں میں خون کو جما دیا تھا۔ دروازے کا اندرونی بورڈ جو زمین کے اندر جاتا تھا وہ جھٹکا لگنے سے اندر گر چکا تھا۔ جرم جو مظلوم کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا، جرم جو مجرم خود بھی بھول چکا تھا لیکن قدرت نہیں بھولی تھی، اور آج اس نے اچانک ہی آ کر مجرم کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا آصف، دیکھنا ایک دن تم بالکل خود کو بے بس اور نہتا پاؤ گے۔ یہ کسی کے بھولے بسرے الفاظ تھے جو آخری بار اس کے ذہن میں گونجے تھے، اور پھر سائلنسر لگے موزر سے نکلے 2 شعلوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ قانون اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا، مگر قدرت کے مکافات نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ جب شیلا کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کمرے کو اندر سے بند کرنے کے لیے آصف نے جس خراب بورڈ کا استعمال کیا تھا اور خود کو سچا ثابت کر لیا تھا، آج اسی خراب بورڈ نے دروازہ پھر سے اندر سے بند کیا اور آصف اندر نہ جا سکا، اور یوں وہ نازنین کے شوہر باقر کی گولیوں کا نشانہ بن کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ شیلا کو دنیا والے تو انصاف نہ دلا سکے، لیکن اللہ نے دنیا میں ہی آصف کو سزا دے کر شیلا کو انصاف دے دیا۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔